Hello everyone, welcome to Prince Civil Services YouTube channel. I am Dheeraj Rajpurit and I warmly welcome you all to yet another session of Polity through MCQs. So this is our test number 9. So previously we have discussed 2022, 2021 and 2020 prelims questions based on polity. तो इस सेशन में हम स्टार्ट करेंगे 2019. इसको मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है. टुडे इज द फर्स्ट पार्ट. विल बी डिस्कसिंग द फर्स्ट पार्ट टुडे. So without wasting any time, let's start. तो ये 2029 prelims है. इस सेशन में 5 क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे. The next session will discuss the other remaining questions. So let's start. Let's see the first question. See, first of all, as we always do, let's see what we have to find. We have to find the correct statement. How many statements are there? 1, 2, 3. So elimination method can be used. And this is a classic example of elimination method. इस तरह के क्वेश्चंस अगर आते हैं कई बार जैसे कि फर्स्ट स्टेटमेंट सेकंड स्टेटमेंट बहुत ही डिफिकल्ट से पूछे गए हैं, फैक्चुअल डाटा पूछा गया है. सी लेट्स सी द पार्लियामेंट प्रिवेंशन ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन एक्ट 1959 exempts several posts from disqualification on the ground of office of profit. So हमें पता होना चाहिए पार्लियामेंट प्रिवेंशन ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन एक्ट 1959 जो पास हुआ था, क्या वो ऐसे कई सारे पोस्ट को एग्जेम्प्ट करता है, फ्री करता है, जो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट की कैटेगरी में नहीं आते. क्योंकि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट की कैटेगरी में आएंगे तो उसके बेसिस पे डिस्क्वालीफाई कर देंगे. आप मिनिस्टर नहीं बन सकते, आप एमपी एमएलए नहीं बन सकते. सो फैक्चुअल डाटा. अगेन सेकेंड पॉइंट, प्योरली फैक्चुअल डाटा. द अबाउ मेंशन्ड एक्ट वाज अमेंडेड 5 टाइम्स. यानी इस एक्ट को 5 बार अमेंड किया. नाउ आई नो दैट मोस्ट ऑफ द एस्पिरेंट्स माइट नॉट नो एक्चुअली कितनी बार अमेंड हुआ है और क्या ये फर्स्ट पॉइंट क्लियर है. कॉमन सेंस तो आपको बताएगा कि यस सही लग रहा है. But let's see the third statement. The term office of profit is well defined in the Constitution of India. Now this is the catch because ये जो थर्ड स्टेटमेंट है ये गलत है. अगर आपने अच्छे से लक्ष्मीकांत पढ़ी है तो ये स्टेटमेंट आराम से आप इसे हटा सकते हो. यस कि ये स्टेटमेंट गलत है. सी क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में दो आर्टिकल है हमारे, एक आर्टिकल 102 and the other is article 191. So 102 says that any person who holds office of profit will be disqualified from becoming a member of parliament. यानी ये एमपी के लिए है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट. वैसे के वैसे ये आर्टिकल 191 है एमएलए के लिए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली. अगर आप किसी के पास ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होगा, वैसे ऑफिस ऑफ प्रॉफिट क्या है इसको कॉन्स्टिट्यूशन ने डिफाइन नहीं किया है, इसको ज्यादा डिफाइन नहीं किया. तो वेल डिफाइन लिखा है यहाँ पे, बिल्कुल नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन ने इसे यहाँ पे डिफाइन नहीं किया है, सिर्फ इन दोनों में यूज किया है. और ये इंटरप्रिटेशन जुडिशरी के पास छोड़ दी है और कुछ हद तक हमने लेजिस्लेचर को दे दिया ताकि वो इस पर लॉ बना के इसको और ज़्यादा डिफाइन कर सके. तो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट वैसे होता क्या है कि आप अगर कोई और आपके पास एक ऐसा ऑफिस है, गवर्नमेंट पोजीशन है, जिसकी वजह से आप वहाँ से प्रॉफिट जनरेट कर पा रहे हो, एक सैलरी या प्रॉफिट, सैलरी अलग होगी, प्रॉफिट उससे आपको मिल रहा है, तो ऐसा कोई आपके पास ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होना चाहिए. वरना क्या होगा कि आप मिनिस्टर या फिर आप एमएलए एमपी हो तो उसके साथ साथ आप अपने पावर को मिसयूज कर सकते हो, इसलिए प्रोविजन रखा गया, बट इसे डिफाइन नहीं किया. सो अगर हम आते हैं देखो करेक्ट स्टेटमेंट पे, तो 3 3 3, तो हम ऑटोमेटिकली इन तीनों को एलिमिनेट कर देंगे, विल गेट द करेक्ट आंसर. दिस इज द क्लासिक केस ऑफ एलिमिनेशन मेथड. हम पे कई बार डिस्कस करते हैं कि ये बहुत ही, देखिए देखने में एकदम एस्पिरेंट को लगता है स्टार्टिंग में 2 स्टेटमेंट दिए, ये पहले नहीं दिए, वो दोनों दिए, ताकि एक बार बच्चा घबरा जाए, देखे कि अरे यार ये मुझे नहीं आता. इसलिए जब भी ऐसे कोई भी क्वेश्चन आते हैं, रीड दी होल क्वेश्चन वंस और ट्वाइस, 1 या 2 बार उसे पूरा पढ़िए, समझिए कि क्या पूछना चाह रहा है, और फिर उस पर आप देखिए एलिमिनेट करने की अगर है गुंजाइश है तो हम एलिमिनेट कर देंगे. ओके, सो द करेक्ट आंसर इज 1 and 2. यस, दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट. ये जो एक्ट है ये एग्जेम्प्ट करता है कई ऐसे पोस्ट को, गवर्नमेंट पोस्ट को एग्जेम्प्ट करता है, वो इसकी कैटेगरी में नहीं आते, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट की कैटेगरी में नहीं आते. और इसी एक्ट को 5 बार अमेंड भी किया है. अगर आपको नहीं भी पता तो भी हम ये निकाल सकते हैं. दिस इज द ब्यूटी ऑफ एलिमिनेशन मेथड. ट्राई टू यूज इट. नाउ लेट्स सी द सेकंड क्वेश्चन. फैक्चुअल क्वेश्चन है ये. द 9th schedule was introduced in this Constitution of India during the Prime Ministership of. तो आपको पता होना चाहिए कि 9th schedule कब एक्चुअली हमने इंट्रोड्यूस किया. सी ओरिजिनली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 8 schedules थे, 8. अब प्रेजेंट टाइम में
12 है, तो ये 8 के बाद सबसे पहला जो 9th शेड्यूल ऐड किया हमने, ये हमने ऐड किया था 1951 में बाय फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट। पहला ही अमेंडमेंट एक्ट किया था हमने 1951 में, उसी समय हमने इसे ऐड कर दिया था 9th शेड्यूल को। अब 9th शेड्यूल है क्या, एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूं मैं आपको। ये हमने इसलिए ऐड किया था ताकि यहाँ हम स्टेट के या फिर सेंटर के कुछ ऐसे लॉज को हम इसमें रख सकते हैं जिसको जुडिशरी, जिसपे जुडिशियल रिव्यू नहीं कर सके, उसे एग्जामिन ना कर सके। तो एक तरह से उसे जुडिशियल स्क्रूटनी से फ्री करने के लिए हमने 9th शेड्यूल बनाया। क्यों बनाया था कि उस समय जो लैंड रिफॉर्म लॉज हम इंप्लीमेंट करना चाहते थे, तो लैंड जो है ये एक स्टेट सब्जेक्ट है, तो स्टेट इस पे लॉज बनाता था लैंड रिफॉर्म लॉज के लिए। बट आर्टिकल 19 और आर्टिकल 31, ये दो आर्टिकल बहुत ज्यादा हमें प्रॉब्लमैटिक लग रहे थे वो लैंड रिफॉर्म लॉज इंप्लीमेंट करने में, क्योंकि आर्टिकल 19 के अंदर भी एक प्रॉपर्टी का क्लॉज था दैट यू आर फ्री टू एक्वायर एनी प्रॉपर्टी, डिस्पोज एनी प्रॉपर्टी। आर्टिकल 31 राइट टू प्रॉपर्टी था। तो राइट टू प्रॉपर्टी, अगर आप लैंड रिफॉर्म लॉज इंप्लीमेंट कर रहे हो, तो किसी जमींदार के पास या किसी लैंडलॉर्ड के पास बहुत सारी जमीन है, आपने वो ले ली, एक्वायर कर ली, सीलिंग लगा दी, बाकी आपने लेके किसी को दे दी, तो वो जाएगा कोर्ट, और क्योंकि ये फंडामेंटल राइट है सीधा सुप्रीम कोर्ट चला जाएगा। तो ये काफी प्रॉब्लम आ रही थी हमें ये लैंड रिफॉर्म लॉज इंप्लीमेंट करने में, इसीलिए हमने 9th शेड्यूल इंट्रोड्यूस किया, इंसर्ट किया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, जिसमें ऐसे स्टेट लॉज हम उसमें डाल देंगे जो भी लैंड रिफॉर्म लॉज से रिलेटेड है, ताकि उसे जुडिशियल स्क्रूटिनी से बाहर रखा जा सके। ओके, तो अब आते हैं हम हमारे क्वेश्चन पे। 1951 में, राइट, तो ये प्रेसिडेंटशिप किसकी है, प्राइम मिनिस्टरशिप किसकी है, जवाहरलाल नेहरू की। इफ वी सी द अदर टू, देखिए जवाहरलाल नेहरू 64 तक, 1964 तक प्राइम मिनिस्टर थे। शास्त्री हमारे 66 तक थे, 64 के बाद। एंड इंदिरा गांधी 66 से लेके 77 तक थी। एंड मोरारजी देसाई 77 से लेके 79 तक, 2 साल के लिए थे, है ना, शॉर्ट टर्म गवर्नमेंट ही थी इनकी। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। लेट्स सी, two statements are there, we have to find the correct statement। एलिमिनेशन मेथड यहाँ पे यूज नहीं होगा, तो सीधा आते हैं हम। देखिए 44th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इंट्रोड्यूस्ड एन आर्टिकल प्लेसिंग इलेक्शन ऑफ प्राइम मिनिस्टर बियॉन्ड जुडिशियल रिव्यू। तो इसमें एक्चुअली गलत क्या है, ये गलत है 44th, ये 44th अमेंडमेंट नहीं था, ये 39th अमेंडमेंट था जो 1975 में आया था, और इंदिरा गांधी के टाइम पे आया था, क्योंकि उस समय केस चल रहा था इंदिरा गांधी में इलाहाबाद हाई कोर्ट में। राज नारायण करके एक कंटेस्टेंट थे जो इनके अगेंस्ट खड़े हुए थे, वो इलेक्शन हार गए थे, और इंदिरा गांधी जो है वो इलेक्शन जीत गए थे। तो उसी के लिए इन्होंने एक इलेक्शन पिटीशन फाइल करके और उनके इलेक्शन को चैलेंज किया था, जिससे रिलेटेड इलाहाबाद हाई कोर्ट को कुछ ऐसा पता लगा कि इन्होंने अपनी गवर्नमेंट मशीनरी को, अपने पावर को यूज़ किया है, मिसयूज़ किया है इलेक्शन जीतने के लिए इंदिरा गांधी ने। तो इंदिरा गांधी ने इसीलिए ये एक अमेंडमेंट एक्ट पास किया था, बट ये 44th नहीं था, 39th था। और 39th में प्राइम मिनिस्टर के साथ साथ प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट, इन तीनों के इलेक्शंस जो हैं ये उन्होंने बाहर रखे। इवन स्पीकर और आपके स्पीकर जो है लोकसभा के स्पीकर, उसके भी इलेक्शन को जुडिशियल रिव्यू से बाहर रखा था। तो ये स्टेटमेंट तो हमारा गलत हो गया, बिकॉज ये 39th है, ठीक है। एंड सेकेंड स्टेटमेंट देखते हैं। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया स्ट्रक डाउन 99th amendment of the constitution to the constitution of India as being violative of independence of judiciary। तो ये स्टेटमेंट देखते हैं हम। 99th अमेंडमेंट एक्ट, देखिए 99th अमेंडमेंट एक्ट आया था 2014 में, और पार्लियामेंट ने इसे पास किया था। पार्लियामेंट ने इसे पास करके एक्चुअली इसका इंटेंशन क्या था, इसको एक ऐसी एक कमिटी बनानी थी, एनजैक कमिटी, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन। तो ये कमीशन बनाता है, एक ग्रुप बनाना था, इसे कमीशन स्टैब्लिश करना था, जो कि क्या करेगा, जजेस को अपॉइंट करेगा, जजेस को अपॉइंट करेगा। तो मैकेनिज्म है क्या अभी के टाइम पे, और उससे पहले क्या था, कोलेजियम सिस्टम। तो कोलेजियम सिस्टम के अंदर जुडिशरी खुद नाम देती है, यानी कि हमारे सीजीआई और बाकी के जो 4 टॉप मोस्ट जजेस हैं, ये पांचों मिल के और नाम देते हैं एग्जीक्यूटिव, यानी गवर्नमेंट को नाम भेजते हैं, और गवर्नमेंट उन्हीं नाम में से किसी को चूज करके प्रेसिडेंट उसे एज अ जज अपॉइंट करते हैं, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में। तो ये सिस्टम पहले भी था,
तो ये हम एक्चुअली एक रिफॉर्म लेके आ रहे थे। तो वो पार्लियामेंट ने पास किया एनजैक बनाने के लिए 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। बट इसी को 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने इस 99th अमेंडमेंट एक्ट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया और नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया। किस बेसिस पे? बिकॉज इट इज वायलेटिंग इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, ये बोल के। तो अभी की सिचुएशन ये है कि एनजैक कभी आया ही नहीं इफेक्ट में, और 2015 में उसे हटा के फिर से कोलैजियम सिस्टम रीस्टैब्लिश कर दिया। इसके बारे में डिटेल हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे। इट इज़ अ गुड टॉपिक आई गेस। कोलैजियम सिस्टम पे अगर मैंने बहुत पहले एक वीडियो बनाया था, बट अपडेटेड वीडियो मैं बहुत जल्दी आपके लिए लेके आऊंगा। सो यस, दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट बिकॉज 99th अमेंडमेंट एक्ट स्ट्राइक डाउन कर दिया था। सो हमें करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना है, 2 ओनली। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है तो मैं थोड़ा फ्रेम से बाहर चला जाता हूँ। नाउ सी, यहाँ पे हमारे पास 4 स्टेटमेंट है, हमें ढूंढना है करेक्ट स्टेटमेंट। यस, एलिमिनेशन मेथड यूज किया जा सकता है। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। द मोशन टू इम्पीच अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट cannot be rejected by the Speaker of the Lok Sabha as per the Judges Inquiry Act 1968। देखिए, अगर हमें सुप्रीम कोर्ट के जज को निकालना है, ये क्वेश्चन उस पर ही है पूरा बेस्ड। तो अगर सुप्रीम कोर्ट के जज को निकालना है, उसे इम्पीच करना है, तो इम्पीच करने का प्रोसेस क्या होता है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो अगर उन्हें निकालना है तो उसे निकाल सिर्फ कौन सकता है? प्रेसिडेंट निकालेंगे, बट आफ्टर द कंकरेंस ऑफ द पार्लियामेंट। यानी पार्लियामेंट पहले अपनी मंजूरी देगा और फिर प्रेसिडेंट उस पर साइन करके और उसे निकाल देंगे। तो इन इफेक्ट में प्रेसिडेंट निकालते हैं, बट किससे निकलेंगे? ये पार्लियामेंट की इच्छा से निकलेंगे। तो इसके बारे में डिटेल प्रोसेस कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दिया है। कॉन्स्टिट्यूशन में बस इतना लिखा है जितना मैंने अभी आपको बताया। इसके बारे में डिटेल दे रखा है जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968 में। एक एक्ट बना दिया जिसमें इस प्रोसेस को पूरा क्लेरिफाई किया कि कैसे उन्हें निकाला जा सकता है। देखिए, निकालते वक्त कहीं पे भी स्टार्ट हो सकता है, लोकसभा में भी स्टार्ट हो सकता है, राज्यसभा में भी स्टार्ट हो सकता है। मान लेते हैं अगर लोकसभा में स्टार्ट हुआ है, इनिशिएट हुआ है, तो लोकसभा के स्पीकर को कम से कम 100 लोग, 100 एमपीज जो है, लोकसभा के मेंबर्स जो है, वो लिख के, है ना, एक रेजोल्यूशन देंगे। और किसको देंगे? स्पीकर को देंगे। और स्पीकर वहां पे उसे एक्सेप्ट भी कर सकता है, उसे रिजेक्ट भी कर सकता है। अगर एक्सेप्ट कर लेगा तो प्रोसेस आगे बढ़ेगा, अगर रिजेक्ट कर लेगा तो वहीं पे प्रोसेस एंड हो जाएगा। तो यहां ये कह रहे हैं कैन नॉट बी रिजेक्टेड, तो ये इसलिए रॉन्ग है क्योंकि ये रिजेक्ट कर सकते हैं, है ना, लोकसभा के स्पीकर। इवन अगर चेयरमैन के पास जाता है, अगर राज्यसभा में स्टार्ट होता है, तो चेयरमैन के पास भी ये ऑप्शन है कि उसे एक्सेप्ट भी कर सकते हैं, उसे रिजेक्ट भी कर सकते हैं। यस, तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया। सेकेंड देखते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया defines and gives detail of what constitutes incapacity and proved misbehavior. Okay, Constitution of India defines incapacity and proved misbehavior of the judge of the Supreme Court of India. ये भी स्टेटमेंट एक्चुअली गलत है बिकॉज उस जज को निकाला जाएगा इनकैपेसिटी के बेसिस पे या प्रूव्ड मिसबिहेवियर के बेसिस पे, पर इसे डिफाइन नहीं किया कि क्या होगा प्रूव्ड मिसबिहेवियर, क्या होगी इनकैपेसिटी। ये कॉन्स्टिट्यूशन ने डिफाइन नहीं किया है। तो यस, ये भी स्टेटमेंट गलत हो गया। तो अभी एक बार हम वापस यहाँ पे आते हैं। लेट्स सी। सो 1 और 2 हमें करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना है। ये तो है नहीं, ये भी होगा नहीं। नाउ हम देखें तो 3 इज कॉमन एंड 4 इज देयर। तो 3 में हमें पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, समझे। एलिमिनेशन मेथड का ये फायदा होता है। ना देखिए, थर्ड को हम छोड़ देते हैं, एक बार फोर्थ पे आ जाते हैं। इफ द मोशन ऑफ द इम्पीचमेंट ऑफ जज इज टेकन अप फॉर वोटिंग, अगर उस पर वोटिंग करवाई जाए, then the law requires the motion to be backed up by each house of the parliament, each house, yes, and supported by majority of the total membership of that house, ये तो हो गया 1, and by not less than 2/3 of the total membership of that house present and voting. Okay, so कैसी मेजोरिटी चाहिए? थर्ड एक्चुअली फोर्थ ऑप्शन क्या बता रहा है स्टेटमेंट, कैसी मेजोरिटी चाहिए? तो ये मेजोरिटी हम इसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाया था, टाइप्स ऑफ मेजोरिटी। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज गो एंड वॉच इट, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो यहाँ देखिए, मेजोरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप, एक कि जितने भी मेंबर्स है उसकी टोटल मेजोरिटी प्लस नॉट लेस देन 2/3 ऑफ द टोटल मेंबर्स ऑफ द हाउस प्रेजेंट एंड वोटिंग। यस, दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। सो हमारा आंसर होगा सी, 3 एंड 4। फिर भी एक बार थर्ड भी देख लेते हैं हम। The details of the process of impeachment, details of the process
impeachment of judges of the Supreme Court of India are given in Judges Inquiry Act 1968. करेक्ट स्टेटमेंट है, बिल्कुल करेक्ट है. इसी में डिटेल दिया है प्रोसेस के बारे में, पहले मैंने बता दिया था आपको. नाउ एक एड ऑन इंफॉर्मेशन, क्या हमने अब तक किसी सुप्रीम कोर्ट जज को निकाला है? तो हमने अब तक किसी भी सुप्रीम कोर्ट जज को नहीं निकाला है. हालांकि 2 बार हमने यही प्रोसेस करने की कोशिश की थी. एक किया था हमने 1993 में, वी रामास्वामी, और हमने लेटेस्ट 2018 में दीपक मिश्रा, ये उस समय सीजीआई थे, इनके अगेंस्ट भी स्टार्ट किया था. हालांकि ये तो बिल्कुल आगे बढ़ा नहीं, ऑपोजिशन पार्टीज ने किया था. 1993 वाला जो वी रामास्वामी वाला केस है, ये काफ़ी फेमस केस है. ये पहले एक हाई कोर्ट के जज हुआ करते थे. ये उस टाइम पे इन्होंने काफ़ी सारे मैल प्रैक्टिसेस किए, प्रूव मिसबिहेवियर आखिर में प्रूव हो गया, कमेटी ने प्रूव कर दिया था. बट इनके अगेंस्ट जो है वो मोशन पास नहीं हो पाया लोकसभा में, बिकॉज कांग्रेस ने उस टाइम वोट नहीं किया था. तो इसलिए ये दोनों केसेस जरूर हैं, बट यहाँ पे अब तक एक बार भी हमने सुप्रीम कोर्ट जज को किसी को भी नहीं निकाला, इम्पीच नहीं किया. लेट्स कम टू द फाइनल क्वेश्चन. व्हिच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सेफगार्ड्स one's right to marry the person of one's choice? ओके, सो आप किसी से भी शादी कर सकते हो. ये आपको कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा आर्टिकल है, फंडामेंटल राइट्स का कौन सा आर्टिकल है जो आपको ये चॉइस, ये फ्रीडम देता है? देखिए हमारे पास कौन से क्वेश्चन में है, आर्टिकल 19, 21, 25, 29. देखिए अगर ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, बिकॉज अगर आपको पता हो कि कौन कौन से आर्टिकल है तो आप आंसर पे आ सकते हो. लाइक फॉर एग्जाम्पल 29, कल्चरल राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज एंड, दोनों के लिए, लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल राइट्स के लिए 29. देन 25 आपका रिलीजन के लिए. तो ये दोनों तो हम एक्सक्लूड कर सकते हैं कि नहीं, ये तो नहीं होंगे. नाउ आर्टिकल 21, लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी. आर्टिकल 19 है फ्रीडम, वो भी ये स्पेसिफिकली 6 फ्रीडम्स की बात करता है. अब यहाँ पे डाउट होना चाहिए, तो बस इन दोनों में डाउट होना चाहिए. और यहाँ पे भी आप आंसर पे आ सकते हो अगर आपको थोड़ा सा डिटेल पता हो इसके बारे में. यहाँ फ्रीडम की बात कर रहा है, 6 टाइप्स ऑफ फ्रीडम. आप कहीं पे सेटल हो सकते हो, घूम सकते हो पूरी इंडिया में, आप कोई भी ऑक्यूपेशन कर सकते हो, आप एसोसिएशन बना सकते हो, आपके पास फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है. इस तरह के फ्रीडम्स देता है. अब आर्टिकल 21, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी. देखो यहाँ पे भी लिबर्टी की बात हो रही है, फ्रीडम की बात हो रही है, पर्सनल लिबर्टी की बात हो रही है. तो यहीं पे आपका आंसर छुपा है. पर्सनल लिबर्टी है मेरी कि मैं किससे शादी करूं, तो ये किसी की भी, ये जो चॉइस होगी कि मुझे किससे शादी करनी है, इट इज अ पर्सनल लिबर्टी. इट इज पार्ट ऑफ आर्टिकल 21. और ये सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था. सुप्रीम कोर्ट ने एक क्लासिक केस है, लता सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश 2006. इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये बात करी, इन्होंने इंटरकास्ट मैरिजेस के बारे में और काफ़ी डिटेलिंग उसके बारे में बात करी है. तो यहाँ उन्होंने कहा है कि अगर किसी पर्सन की जो चॉइस है कि मुझे किससे शादी करनी है, इट कम्स अंडर आर्टिकल 21, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी. तो यहाँ पे मैं ये सेशन को एंड करूँगा. आई होप यू एंजॉयड द वीडियो. काफ़ी इंफॉर्मेशन, आपको नई इंफॉर्मेशन मिली होगी. एंड स्टे ट्यून्ड, नेक्स्ट सेशन में हम 2029 के जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं उसे सॉल्व करेंगे रिलेटेड टू पॉलिटी. टिल देन टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल.